नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति क्या है? तो हमारे जो कार्यपालिका का प्रधान होते हैं राष्ट्रपति, यानी कि हमारे देश की जो सरकार यानी कि देश का जो शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के नाम से चलते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे? पद। तो हमारा जो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है आर्टिकल 52 के अंदर राष्ट्रपति का पद होगा, यानी कि भारत का राष्ट्रपति होगा। कार्य शक्तियाँ, तो दोस्तों इनकी जो कार्य शक्तियाँ हैं, बहुत कुछ कार्य शक्तियाँ हैं, यानी कि ये तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं, कमांडर्स होते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। यह विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, यानी कि और देश के अंदर विभिन्न सेवाओं पर नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन, इनकी विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, आपात शक्तियां हैं, ऐसी कई सारी इनकी। अब इनकी बात करते हैं निर्वाचन। तो निर्वाचन इनका जो होता है वो एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा इनका निर्वाचन होता है, यानी कि ये रीति अपनाई जाती है, एकल संक्रमण मत प्रणाली। इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो निर्वाचक मंडल जो होता है इनका दोस्तों, निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं इनमें, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी इनमें भाग लेते हैं। यानी कि लोकसभा के कितने सदस्य और राज्यसभा के, तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के जो टोटल जो सदस्य हैं वो हैं 776, यानी कि 776 जो निर्वाचित सदस्य है वो, प्लस टोटल जो हमारे देश की जो निर्वाचित सदस्य विधानसभा के वो 4120। तो टोटल ये हैं विधायक। अब दोस्तों यहाँ कई बार प्रश्न आ जाता है, क्या विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? तो विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ये आपको याद रखना है कि विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के जो सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अब ये इनकी जो प्रोसेस होगी, अब इनके मतों की मूल्य अगर अपन देखें तो मत मूल्य कैसे निकलेगा? तो दोस्तों देखो, सांसदों के जो मतों का मूल्य है, सांसदों के मतों का मूल्य टोटल निकलेगा विधायकों के मतों का मूल्य, विधायकों के मतों का मूल्य बटे टोटल सांसदों की संख्या। यानी कि जो टोटल जो है, जो विधायक हैं पूरे भारत के अंदर 4120, उनकी जो मतों का जो वैल्यू निकल के आएगी अलग अलग राज्य से, वो प्लस जो टोटल सांसदों की संख्या है वो है 776, यानी कि 776 का अपन इसमें भाग देंगे तो सांसदों के मतों का मूल्य निकल के आ जाता है। अब विधायकों के मतों का मूल्य कैसे निकलेगा? तो विधायकों के मत का मूल्य निकलता है दोस्तों, यानी कि राज्य की जो जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के जो सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जैसे किसी भी राज्य की जनसंख्या मान ली जाए 1 लाख है,
और विधानसभा के सदस्य मान लीजिए वहाँ 100 हैं, तो 1 0 से 1 0, एक और 0 से एक और 0, तो वहाँ जो है 1000 जो जनसंख्या के ऊपर। अब इसमें क्या किया जाता है, संख्या को कम करने के लिए 1000 का भाग दिया जाता है। तो 1000 का हम जब इसमें भाग देंगे तो 1000 से 1000 कट जाएगा, यानी कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या अगर मान ली जाए 1 लाख है और वहाँ अगर 100 विधायक हैं वहाँ की विधानसभा में, तो वहाँ एक विधायक का जो मत मूल्य है वो 1 आएगा। इस तरह से अलग अलग राज्यों में, जैसे राजस्थान की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ के लगभग है और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है, तो 200 का इसमें जब भाग देंगे और फिर 1/1000 करेंगे तो यहाँ लगभग जो विधायक का जो मत मूल्य है 201 आता है। तो यानी कि अलग अलग राज्यों में जो विधायक का मत मूल्य अलग अलग है। अब ये जो टोटल जो विधायकों का मतों का मूल्य निकल के आता है ऑल इंडिया के अंदर, उन सारे जो मतों का मूल्य में सांसद की जो संख्या है उनका जैसे ही भाग देंगे तो एक सांसद का जो मत मूल्य आ जाता है, यानी कि इस तरह से एक सांसद का मत मूल्य आ जाता है। तो इस तरह से जो टोटल जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो सांसद हैं उनके मतों का मूल्य और इधर टोटल विधानसभा में जो विधायक है उनके मतों का मूल्य लगभग बराबर हो जाता है। तो इस तरह से यानी कि एक तरफ संसद के सदस्य और एक तरफ पूरे देश के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वो इसमें भाग लेते हैं। तो सांसदों की संख्या जो टोटल निर्वाचित जो है वो 776 है और विधायक जो है विधानसभा के वो टोटल जो है भारत के अंदर 4120 है। इसमें कौन कौन है, इसमें जितने भी राज्य हैं वो प्लस दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश वहाँ के विधायक प्लस पुडुचेरी जहाँ विधानसभा चलती है वहाँ के विधायक। अब निर्वाचक जो है, निर्वाचन की जो प्रोसेस है इसके अंदर किस तरह से ये जो वोट करेंगे इनके जो मतों का मूल्य है तो वो कोटा फिक्स होता है। अब कोटा कैसे फिक्स होगा उसको देखते हैं अपन। अब टोटल जो है कोटा, टोटल जो मतों का मूल्य है, मतों का मूल्य जो टोटल उसमें 2 + 1 यानी कि आधे से ज़्यादा वोट अगर किसी के पास हो जाते हैं तो वो कोटा फिक्स हो जाता है। यानी कि किसी पर्सनल व्यक्ति को अगर मान ली जाए अगर आधे से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वेद मतों, यहाँ याद रखना है वेद मतों का मूल्य, यानी कि वेद मत जो है उनकी +1। अब बात करते हैं निर्वाचन प्रोसेस, निर्वाचन की रीति। तो दोस्तों निर्वाचन की रीति आपको जस्ट बताई दी मैंने। एकल संक्रमण मत प्रणाली अपनाई जाती है। एकल संक्रमण मत प्रणाली क्या है, जिससे कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हुआ है, जैसे A है, B है, C है और D है। अब जैसे मान ली जाए 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं A, B, C, D, इसमें हर विधायक और हर सांसद को वोट करना पड़ता है, लेकिन प्रायिकता के हिसाब से जैसे किसी को C वाला पसंद है पहले नंबर पे तो पहले नंबर पे वोट यहाँ कास्ट करेगा, B वाला दूसरे नंबर पे, A वाला तीसरे नंबर पे और D वाला चौथे नंबर पे। इस तरह से वोट करते जाते हैं। और जैसे मान लिया जाए पहले वाला को अगर मान लिया जाए पहले यानी कि C नंबर के व्यक्ति को मान ली जाए 50% से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, यानी कि टोटल जो वेद मत हैं बटे 2 करने के पश्चात अगर 50% से ज़्यादा हो जाते हैं तो C वाला यहाँ पे विजेता यानी कि हो जाता है। लेकिन यदि मान लिया जाए जब तक ये जो कोटा है यानी कि 50% मत से ज़्यादा जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक ये काउंटिंग चलती रहती है। अगर मान लिया जाए इनका अगर 50% से ज़्यादा कोटा फिक्स नहीं होता तो फिर दूसरे नंबर वाले इनका काउंटिंग चालू होती है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप्स जब तक कि उनकी जो कोटा फिक्स नहीं होता है तब तक विजेता डिक्लेयर्स नहीं होते हैं। तो पहला राउंड जो होता है, अगर पहले राउंड में अगर मान लीजिए किसी को यानी कि आधे से ज़्यादा जो विधायक और सांसदों ने अगर मान ली जाए C वाले व्यक्ति को चयन किया है यानी कि उनका कोटा फिक्स हो गया 50% से ऊपर, तो ये राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाते हैं इनके निर्वाचक मंडल में। तो इस तरह से ये इनका एकल संक्रमण मत प्रणाली होता है।
निर्वाचन की रीति अपनी होगी क्लियर। अब अपन बात करते हैं पदावधि। तो दोस्तों पदावधि क्या है, यानी कि कितने समय तक ये बने रहते हैं। तो पदावधि की बात करें अपन तो इनका शपथ जो ग्रहण होती है, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष, यानी कि इनकी जो पदावधि होती है कितने वर्ष की होती है, 5 वर्ष। यानी कि जिस दिन ये शपथ ग्रहण करते हैं, अपना पदभार ग्रहण करते हैं, उस तारीख से लेके 5 वर्ष तक का इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। इस तरह से अब बात करते हैं अपन पुनर्निर्वाचन। तो देखिए दोस्तों, पुनर्निर्वाचन हमारे इंडिया के अंदर राष्ट्रपति कितनी ही बार बन सकता है, यानी कि कोई फिक्स कोई नियम नहीं है इसमें, कितनी ही बार, अनेक बार बन सकते हैं। लेकिन यूएस यानी कि अमेरिका के अंदर कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, केवल 2 बार, केवल 2 बार। तो ये पुनर्निर्वाचन के लिए कोई भी व्यक्ति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अब बात करते हैं योग्यता। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि योग्यता क्या है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो सबसे पहली योग्यता अगर अपन बात करें तो पहली बात है योग्यता में भारत का नागरिक हो। पहली बात क्या है, भारत का नागरिक। दूसरा है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, यानी कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। तीसरा हो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कोई लाभ का पद उनके पास नहीं होना चाहिए। और दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी कि पागल वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उनकी जो उम्र है, यानी कि आयु की बात करें तो कम से कम 35 वर्ष आवश्यक है। तो आयु कितनी आवश्यक है, मिनिमम 35 वर्ष। अब दोस्तों अगर ये बात करें कि योग्यता, तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये योग्यता होती है। भारत का नागरिक कोई भी है, हम सभी हैं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उनकी योग्यता भी काफ़ी लोगों के पास है। जितने भी सदस्य बनते हैं सभी लाभ के पद पर भी नहीं है, दिवालिया भी नहीं है और आयु भी 35 वर्ष। अगर ये योग्यता रखे तो कई सारे व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भाग ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो छठी है सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इनके 50 प्रस्तावक, यानी कि लोकसभा के और इनके निर्वाचक मंडल के, यानी कि विधानसभा के सदस्य, इनके निर्वाचक मंडल में भी जो भी आपको निर्वाचित सदस्य बताए मैंने, लोकसभा के और राज्यसभा के और विधानसभा के, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यानी कि इनके निर्वाचक मंडल के जो 50 सदस्य भारत निर्वाचन आयोग को क्या करें, प्रस्ताव रखे कि हाँ ये व्यक्ति हमारी तरफ से है या हम इनका प्रस्ताव दे रहे हैं, और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। तब जाके, अब हर व्यक्ति को 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक नहीं मिल पाते, इसलिए हर व्यक्ति लोकसभा और हर व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से अब इसके लिए निर्वाचक जो राष्ट्रपति को कितना उनको देना पड़ता है, यानी कि एक अग्रिम जमानत राशि। तो जमानत राशि है दोस्तों इनकी है 15,000 रुपये, यानी 15,000 रुपये निर्वाचन आयोग के पास जमानत के रूप में देनी पड़ती है। अगर वो जो टोटल जो वोट्स हैं उसके 1/6 वोट अगर हासिल नहीं करते हैं तो इनकी जमानत जो होती है वो क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है, यानी कि वो वापस इनको नहीं देते हैं। तो ये हो गया इनके योग्यता की बात। अब बात करते हैं अपन शपथ। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति मतलब भारत का राष्ट्रपति बन जाता है तो इसके बाद उनको शपथ कौन दिलाते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने के बाद उनको शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ काय की दिलाई जाती है, शपथ उनको पद और गोपनीयता की, यानी कि पद और गोपनीयता दोनों की शपथ दिलाई जाती है। शपथ कौन दिलाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इनको शपथ दिलाते हैं पद और गोपनीयता की। यदि ये नहीं है अपने कार्य पर तो जो सबसे जो वरिष्ठ जो है वरिष्ठ न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश, वो इनको शपथ दिलाते हैं। तो इस तरह से इनको शपथ दिलाई जाती है इनके पद और गोपनीयता की। तो हमारा ये जो शपथ का उल्लेख है आर्टिकल 60 के अंदर है। और महाभियोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आर्टिकल 61। तो दोस्तों यदि कोई राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है और अगर अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो उनको हटाने की जो प्रक्रिया है हमारा आर्टिकल 61 के अंदर है। आर्टिकल 61 के अंदर क्या है, यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर क्या लगाया जा सकता है, महाभियोग। और महाभियोग कहाँ लगाया जा सकता है, तो दोस्तों महाभियोग लोकसभा में यानी कि निम्न सदन में व राज्यसभा में यानी कि उच्च सदन में, दोनों में ही कहीं पे भी लाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। और महाभियोग की प्रक्रिया में 2/3 मत से इनके ऊपर महाभियोग लगता है, यानी कि टोटल जो सदस्य हैं अगर मान ले जाए 3 में से अगर 2 सदस्य अगर इनके खिलाफ होते हैं तो इनको अपने पद से हटाने की जो प्रोसेस चलाई जाती है महाभियोग, तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा इनको हटाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को जिन्होंने चयन किया है वो महाभियोग प्रोसेस द्वारा इनको अपने पद से हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से हमने राष्ट्रपति के पद के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है, आपके साथ साझा की है कुछ नॉलेज। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। पद की बात है आर्टिकल 52 में के अंदर, इसके बाद आर्टिकल 53 के अंदर, अनुच्छेद 53 के अंदर कार्य और शक्तियाँ, तो इनकी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 54 इनका निर्वाचन, तो इनके निर्वाचक मंडल द्वारा कौन कौन इनके निर्वाचक मंडल में होते हैं उसका आपको क्लियर कर ही दिया है। निर्वाचन की रीति, एकल संक्रमण मत प्रणाली, पदावधि इनकी 5 वर्ष की होती है जो कि आर्टिकल 56 के अंदर है। आर्टिकल 57 के अंदर है पुनर्निर्वाचन। तो आपसे प्रश्न किया जाता, क्या भारत का राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कई बार हो सकता है। ऐसे देश का नाम बताइए जहां पर राष्ट्रपति केवल 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है, वो है अमेरिका। अगला आता अनुच्छेद 58 इनकी योग्यता। तो योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात, आयु उनकी 35 वर्ष हो, लोकसभा के जो सदस्य हैं उसके पद पर बनने की योग्यता हो, और आखिरी जो है किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, और इनके 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने आवश्यक है। अगला आता है योग्यता हो गई, और इसके बाद शपथ। तो इनको शपथ कौन दिलाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको शपथ दिलाते हैं। और महाभियोग जो है शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 के अंदर है और महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 के अंदर है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है और इनको अपने पद से हटाने की प्रोसेस चलाई जा सकती है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। आपने देखा